प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास का जीवन परिचय पढ़ रहे थे। गत वीडियो में हमने उनके जीवन से संबंधित कुछ किंवदंतियाँ देखी जो कि उन्हें एक मूर्ख व्यक्ति के रूप में और फिर बाद में सरस्वती के वरदान के मिलने के बाद सरस्वती के वरद पुत्र के रूप में स्थापित करती है। और उसके बाद उन्होंने 7 प्रकार के ग्रंथ यानी रचनाएं लिखी। आज हम उनके निवास स्थान और समय के बारे में पढ़ेंगे। इन निवास स्थान और समय के बारे में हमारे पास कोई सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि यह जो है कालिदास, इन्होंने अपने बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है। बस हमें इनकी ग्रंथों और रचनाओं में जो अंतरंग जो साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पर ही हम स्थापित कर पाते हैं कि कालिदास कहाँ कहाँ से रहे होंगे। तो ये अनुमान है। जहाँ तक है कालिदास आज से लगभग 2000 साल पहले हुए हैं। तो 2000 साल के बाद हम उनको स्थापित करने के लिए प्रमाण अब नहीं ला सकते, परंतु उनके ग्रंथों में ही हमें कुछ ऐसा मिलता है कि हम कह सकते हैं कि वह कश्मीर के थे या विदर्भ के थे या फिर उज्जैनी के थे इत्यादि इत्यादि। तो हम आज देखते हैं उनके जन्म स्थान के बारे में जो प्रचलित है। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कालिदास के प्रदेश जो कालिदास से संबंधित हैं वो 4 प्रकार के हैं: बंगाल, कश्मीर, विदर्भ और अवंती। अब हम देखते हैं सबसे पहले विदर्भ का मत। इससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल शब्द को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएं। अब देखिए विदर्भ यानी जो जिससे ये वैदर्भी रीति नाम निकला है, जो कालिदास वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं। तो कालिदास ने रघुवंश नामक एक ग्रंथ है, महाकाव्य है, उसमें इंदुमती स्वयंवर में विदर्भ नगरी का वर्णन किया है। तो इसकी वजह से उन्हें विदर्भ प्रदेश से जोड़ा जाता है, परंतु यह मत भी जो है वो बहुत अधिक मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि कवि तो जो है वो कहीं का भी वर्णन कर सकता है। जैसे कि आज अगर कोई ग्रंथ लिखूँ, मान लो मैं ही कोई ग्रंथ लिखूँ और मैं अगर अमेरिका का वर्णन कर दूँ उसमें, तो क्या मैं अमेरिका की रहने वाली हो गई? तो नहीं होता है ऐसा। तो इस तरह से है। अब कालिदास जो हैं वो जो दूसरा उनसे स्थल जोड़ा जाता है वो बंगाल प्रदेश जोड़ा जाता है। बंगाल प्रदेश को जोड़कर इनसे ये बताया जाता है कि इन्होंने बंगाल में ये कहा जाता है कि कालिदास ने 3 विवाह किए थे और भिन्न भिन्न स्थानों पर वह निवास करते थे। वृक्ष नीटला नाम का एक गांव था, वहाँ पर विद्युन्माला नाम की इनकी एक पत्नी थी, उनके साथ ही कुछ समय तक रहे थे। कुछ समय वे श्री पाट दोगछिया गांव में भी रहे, जहाँ उन्होंने दूसरा विवाह किया। अनुश्रुतियों के अनुसार उन्हें काली की उपासना से ही विद्वता प्राप्त हुई और कालिदास नाम हुआ। और ये आपको पता है कि काली की पूजा जो होती है वो बंगाल में आज भी बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। जैसे हम यहाँ पे दिवाली उत्सव मनाते हैं, उसी तरह से काली पूजा बंगाल का बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है, और इसलिए इनको कालिदास नाम जो इनका है उससे जोड़कर कहा जाता है कि ये काली के प्रदेश अर्थात बंग प्रदेश से रहे होंगे। किंतु ये सारी ही जो कथाएं हैं उनका कोई आधार नहीं है, ये बेबुनियाद है, एक तरह से मूलाधार इनका भ्रामक ही है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में काली की अपेक्षा शिव के प्रति अधिक भक्ति प्रकट की है। उनके काव्यों में कोई अंतरंग या बाह्य प्रमाण नहीं मिलता कि वह बंग देश के सिद्ध हो जाएं। यानी कि सिर्फ कालिदास नाम पढ़ने से ही कालिदास थोड़ी हो गए वो, उन्होंने तो शिव की उपासना की है। हम देखेंगे कि रघुवंश महाकाव्य का पहला जो श्लोक है मंगलाचरण, वो भी अभिज्ञान शाकुंतलम का पहला श्लोक है, वह भी शिव की प्रति भक्ति प्रकट करता है। यानी ये तो शिव के भक्त थे। तो इस प्रकार जो पश्चिम बंगाल से भी इनको जोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ ये एक मत है कश्मीर से। कुछ विद्वान, जिसमें लक्ष्मीधर कल्ला नाम के एक विद्वान है, उन्होंने इसको कश्मीर से जोड़ा है। और इसका रीजन उन्होंने क्या बताया है कि कश्मीर का रहने वाला व्यक्ति ही कोई हिमाचल प्रदेश का इतना सूक्ष्मदर्शी वर्णन कर सकता है, इतना हृदयग्राही वर्णन कर सकता है, जिसने उसको निकटता से देखा हो। और इसके अतिरिक्त कालिदास ने शैव दर्शन होता है एक, शैव दर्शन के प्रत्यभिज्ञान मत का भी वर्णन किया है, जो कि कश्मीर में प्रचलित है। शैव दर्शन है, उसमें प्रत्यभिज्ञान दर्शन एक होता है। दर्शन जब आप पढ़ेंगे तब हम इसको बताएंगे कि प्रत्यभिज्ञान दर्शन क्या होता है, परंतु ये जो है वो भी पुष्ट प्रमाण नहीं है। इसके अतिरिक्त भी कवि कल्हण ने अपनी रास तरंगिणी में भामाहा, केयट, जयट, मम्मट इत्यादि काश्मीरी विद्वानों के नाम का उल्लेख किया है, किंतु कालिदास का उल्लेख उन्होंने कहीं पर भी नहीं किया है। तो एक नहीं, लक्ष्मीधर कल्ला ने तो माना कि वो हो सकते हैं कश्मीर के, परंतु बाद में जो हैं कुछ लोगों ने, जो कि कलण हैं, उन्होंने रास तरंगिणी में कालिदास का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है।
तो कलहण की राजतरंगी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, तो जब उसमें कालिदास का नाम ही नहीं आया तो वो कालिदास कश्मीर से संबंधित नहीं हो सकते। इस तरह से ये मत भी खंडित हो जाता है। अब आता है अंतरंग साक्ष्य, अंतरंग प्रमाण। अंतरंग प्रमाण क्या होता है? आंतरिक प्रमाण, यानी कि कवि की ग्रंथ के अंदर मिलने वाले प्रमाण। तो आंतरिक प्रमाण के आधार पर कालिदास का जन्म अथवा निवास स्थली अवंती प्रदेश जान पड़ती है। अवंती प्रदेश और उज्जैनी नगरी के प्रति उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पक्षपात किया है, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा पक्ष लिया है, उसके पक्ष में ही वर्णन किया है। अवंती प्रदेश की नदियाँ, शिप्रा नदी को छूकर बहती शीतल मंद सुगंधित वायु, वहाँ की असंख्य संपत्ति और बाजारों की शोभा, उज्जैनी के राजा उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा इत्यादि जो वर्णन है वो उन्हें उज्जैनी अर्थात अवंती प्रदेश से, अवंती और उज्जैनी आसपास ही हैं दोनों, उनसे जोड़ते हैं। मेघदूत काव्य में एक और तो यक्ष अपनी विरह दग्ध पत्नी के पास मेघ के द्वारा संदेश भेजने के लिए इतना अधीर है कि पुनः पुनः मेघ से शीघ्र जाने की प्रार्थना करता है, और दूसरी ओर अलका नगरी का मार्ग बताते हुए वही यक्ष स्वयं ही मेघ से आग्रह करता है कि देखो इसको समझो आप कि मेघदूत ग्रंथ में क्या है, जैसे हम ग्रंथ पढ़ेंगे तब और अच्छे से जान लेंगे इसकी कहानी। मेघदूत में उज्जैनी नगरी है मध्य भारत में, भारत के वर्तमान मध्य प्रदेश में, और वहाँ से जो यक्ष है संदेश देकर मेघों को दूत बनाकर अलका नगरी में यानी कि हिमालय की तरफ भेजता है और कहता है कि तुम वहाँ जाओ और मेरी विरह दग्ध पत्नी है। जब वर्षा काल हो रहा है तो वर्षा काल में दोनों पति पत्नी एक दूसरे को याद करते होंगे, तो मेघ को लगता है कि मेरी पत्नी को संदेश देना कि मैं ठीक हूँ और चिंता ना करें, इस टाइप का संदेश है। तो वह कहता है मेघों को कि तुम है ना जाते वक्त रास्ते में कैसे कैसे होकर जाओगे। तो ये जो वर्णन है इससे सिद्ध होता है कि वह जरूर उज्जैनी से रहे होंगे। तो उन्होंने क्या कहा, कालिदास ने यक्ष के मुंह से कहलवाया कि हे मेघ, उत्तर दिशा की ओर जाते हुए तुम्हारा मार्ग भले ही कुछ टेढ़ा हो जाए, फिर भी तुम उज्जैनी नगरी अवश्य जाना। ये श्लोक आता है इस रूप में। क्या श्लोक है? वक्र पंथा यदपि भवतः प्रस्थितस्य उत्तरस्याम सोधो उत्संग प्रणय विमुखो भास्मः भूरि उज्जैन्यः भूरुज्जैन्यः। तो देखो मेघदूत के पूर्व मेघ का 29वां ही श्लोक है। इसमें क्या कह रही है कि तुम यक्ष कह रहा है कि तुम्हारा मार्ग भले टेढ़ा हो जाए पर तुम जरूर उज्जैनी नगरी जाना। तो अब इसमें क्या है, यक्ष मेघ से केवल यही आग्रह नहीं करता कि तुम उज्जैनी नगरी अवश्य जाना, अपितु वह उसे और भी कहता है। क्या कहता है कि यदि तुम वहाँ दिन में किसी भी समय पहुँच जाओ तो भी सूर्यास्त तक वहीं रुकना, जिससे महाकाल मंदिर में आरती के समय अपने घन गर्जन से नगाड़े सदृश ध्वनि करते हुए तुम भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रकट कर सको और अपनी गर्जना का फल पा सको। अब देखिए शाम के समय महाकाल मंदिर में आरती होती है भगवान शिव की, महाकाल शिव जी का मंदिर है। तो मेघ है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो गरजेगा तो नगाड़े के समान वो ध्वनि मानी जाएगी, और उस ध्वनि को भगवान शिव एक तरह से लेंगे और शिव के प्रति तुम्हारी भक्ति प्रकट होगी, और तब फिर उस भक्ति का फल तुम्हें मिलेगा, यानी गर्जना का फल तुम्हें मिलेगा, यानी भगवान शिव के प्रति तुम अपनी घन गर्जन सी मेघों के गरजने की ध्वनि करना, वो नगाड़े के समान शिव को समर्पित होगी और शिव बदले में तुम्हें फल देंगे। तो इस प्रकार से तुम जाना। तो ये कहना कि सूर्यास्त तक वहीं रुकना, अगर दिन में पहुंचो तो भी सूर्यास्त तक वहीं रुकना, इस तरह के भाव से लगता है कि कालिदास उज्जैनी के ही थे, क्योंकि महाकाल मंदिर और पूरा मार्ग का वर्णन है इस तरह से है। इस प्रकार मेघदूत में अवंती प्रदेश और उज्जैनी नगरी का विस्तृत और सुंदर वर्णन करके महाकवि कालिदास ने उस प्रदेश के साथ अपना विशिष्ट संबंध स्पष्ट कर दिया है। लगता है कि अवश्य ही उनका उज्जैनी से संबंध रहा है। अब आता है कालिदास का जो है स्थान तो हो गया। स्थान में तो मतभेद ही रहा कि कोई उन्हें कश्मीर का मान रहा है, कोई बंगाल का, कोई उज्जैनी का, परंतु फिर भी जो निष्कर्ष क्या कहा जा सकता है, उज्जैनी क्या, क्योंकि उज्जैनी में अभी भी कालिदास समारोह वगैरह किया जाता है। उज्जैनी उनके अंतरंग साक्ष्यों के आधार पर उज्जैनी सिद्ध होता है। अब आता है समय के लिए भी बहुत वाद विवाद है, क्योंकि समय निर्धारण भी एक जटिल समस्या है। आज से 2000 साल पहले जो कवि हुआ है उसके बारे में हम आज समय निर्धारण करें, और जबकि उसने कुछ कहा, कवि ने कुछ कहा ही नहीं अपने बारे में, तो विवाद का निर्धारण नहीं हो सका। और इसके अनेक कारण हैं। क्या है कि कालिदास, एक पहला कारण तो यह कि कालिदास के नाम के साथ जनश्रुतियाँ, किंवदंतियाँ और दंतकथाएँ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। दूसरा क्या कारण है कि कालिदास ने अपने ग्रंथों में स्वयं से जुड़े हुए किसी भी तथ्य का उल्लेख नहीं किया है। तीसरा है कि कालिदास के नाम से अनेक कृत्रिम रचनाएं जुड़ गई है। कालिदास इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नाम है कि हर कोई कालिदास अपने आप को कालिदास कहने लगा।
और चौथा कारण क्या है कि कालिदास की काव्य कला की यशः प्रसिद्धि के कारण परवर्ती काल में कालिदास का नाम नाम न रहकर एक उपाधि बन गया, एक सम्मान का हो गया। जैसे कि हर कोई कालिदास लगा लेगा अपने यहाँ, जैसे कि कालिदास श्याम सुंदर या कालिदास मोहन राम, तो आगे की तरफ उपाधि के रूप में जोड़ लिया उन्होंने कालिदास, और ये नाम नहीं रहा। तो अब कहा ही नहीं जा सकता कि कौन सा कालिदास किस समय में हुआ ग्रंथ मतलब व्यक्ति है। फलतः भिन्न भिन्न समयों के विभिन्न कवि कालिदास के नाम से हमारे सम्मुख आते रहते हैं, और इस प्रकार समय निर्धारण बहुत जटिल समस्या है। पर फिर भी हमें कुछ तो देखना पड़ेगा कि आखिर किस समय से उन्हें जोड़ें। तो कालिदास की स्थिति के संबंध में लगभग सभी विद्वान एक तथ्य पर तो अवश्य सहमत है कि कालिदास और राजा विक्रमादित्य का कोई न कोई संबंध था, परस्पर दृढ़ संबंध था। क्या जनश्रुति है कि कालिदास को राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में गिना जाता है। एक तो ये बात है। कालिदास का एक नाटक है विक्रमोर्वश्यम, विक्रम और उर्वशी, तो वहाँ पर भी विक्रम जो नाम है नायक का वो विक्रमादित्य से जोड़ा जा सकता है। कालिदास की अनेक उक्तियाँ विक्रमादित्य के नाम को व्यंजित करती हैं। कालिदास खुद बोलते हैं उक्ति के रूप में, तो विक्रमादित्य नाम आता है वहाँ पर। अतः कालिदास का स्थिति काल सम्राट विक्रमादित्य के समय से संबंध अवश्य है, किंतु समस्या यहाँ पे फिर खड़ी होती है कि कालिदास किस राजा विक्रमादित्य से संबंध थे, क्योंकि प्रथम सती ईसा से लेकर छठी सती ईश्वा तक 3 विक्रमादित्य राजाओं का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। अब कालिदास और विक्रमादित्य ये तो आपस में जुड़ गए कि कुछ ना कुछ संबंध था, परंतु कौन से विक्रमादित्य है, क्योंकि 3 विक्रमादित्य मिलते हैं हमें प्रथम सती ईसा पूर्व से लेकर छठी सती ईस्वी तक, यानी कि 700 साल के अंदर हमें 3 प्रकार के विक्रमादित्य मिलते हैं। यह पूरा समय लगभग 700 वर्षों का है। एक और कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्र नामक जो नाटक है उसमें सुंगवंशी राजा अग्निमित्र को बनाया है नायक उसमें, और जिसका समय है द्वितीय सती ईसा पूर्व। अतः कालिदास निश्चित ही अग्निमित्र के पश्चात हुए होंगे, तभी तो उन्होंने नायक बना के उसके बारे में लिखा। तो अग्निमित्र के जो नायक हैं वो कौन है, सुंगवंशी राजा अग्निमित्र हैं। और इसी प्रकार दूसरी ओर राजा हर्षवर्धन के सभा पंडित और मित्र कवि बाणभट्ट, जो कि 606 ईस्वी से 648 ईस्वी में हुए थे, उन्होंने भी कालिदास की बहुत ही प्रशंसा की है। अतः कालिदास बाणभट्ट से इतना पहले अवश्य हुए थे कि उनके काव्यों की रसमाधुरी की प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। यानी कि बाणभट्ट ने कालिदास की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है, तो बाणभट्ट से पहले ही हुए होंगे वो, तभी तो प्रशंसा की है। तो इस प्रकार कालिदास का समय प्रथम सती ईसा पूर्व से लेकर छठी सती ईस्वी के मध्य होना चाहिए। अब देखिए ये एक तरह से निष्कर्ष के रूप में निकला, और कोई एक अवधि नहीं निकली बल्कि एक पूरा समय पीरियड निकला कि प्रथम सती ईसा से लेकर छठी सती ईस्वी के मध्य, यानी 700 सालों के बीच में कहीं होना चाहिए। अब इस विषय में भी बहुत सारे मतांतर हैं लेखकों में, आलोचकों में। कोई उन्हें छठी सती का मानता है, कोई आगे दूसरे से का मानेगा, फिर लास्ट में कोई और 3 मत आएंगे। तो हम देखते पहले मत को देखते हैं और परस्पर खंडित करते हुए चलेंगे इस मत को। डॉक्टर फर्ग्यूसन हैं और भी बहुत से विद्वान हैं, उन्होंने इस मत को माना है। और मालव नरेश यशोधर्मन ने 544 ईस्वी में हूण वंशीय मिहिर कुल को पराजित करके विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी। उसने एक नवीन विक्रम संवत प्रचारित किया और उस संवत पर प्राचीनता का आवरण चढ़ाने के लिए उसे 600 वर्ष पूर्व से प्रचलित माना। डॉक्टर हानले ने कहा कि रघुवंश में वर्णित राजा रघु की राज्य सीमा भौगोलिक दृष्टि से राजा यशोधर्मन की राज्य सीमा के समान ही है। इसके अतिरिक्त हूणों ने भारत पर 500 ईस्वी में आक्रमण किया था। कालिदास के काव्यों में हूण, शक आदि नाम मिलना उन्हें 500 ईस्वी से परवर्ती सिद्ध करता है। यानी कि कालिदास के काव्य में हूण का नाम आता है, शक का नाम आता है, तो 500 ईस्वी से बाद के हैं वो, ऐसा सिद्ध होता है। किंतु इस मत के अंदर भी बहुत सारी आपत्तियां निकल के आती है। कौन सी आपत्तियां, देखिए क्या आपत्तियां हैं कि अपनी विजय की स्मृति में प्रचलित किए गए संवत में कोई राजा 600 वर्ष पूर्व से प्राचीन उसे क्यों बनाएगा। यानी कि राजा को विजय मिली और विजय के उपलक्ष्य में उसने संवत चलाया, तो वह राजा उसको 600 वर्ष पूर्व का क्यों बनाएगा भाई, 600 वर्ष पहले का क्यों शुरू करेगा। दूसरा रीजन क्या है, शिलालेखों में छठी सती से पहले के 529 मालव संवत और 430 विक्रम संवत मिलते हैं। भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर हूण आक्रांता ईशा की प्रारंभिक सदियों में आ चुके थे तथा रघुवंश में राजा रघु उन्हें भारत से बाहर ही पराजित करते हैं। अब देखिए हूण आक्रमणता हमारे भारत में काफ़ी मतलब आक्रमण किए हैं, तो भारत जो रघुवंश है उसमें राजा रघु ने भारत से बाहर ही उनको पराजित कर दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर है
कि उनका भारत में आगमन नहीं हुआ था, बल्कि भारत से बाहर उनको पराजित कर दिया था, और वो तो ईशा की प्रारंभिक सदियों में ही आ चुके थे। अतः छठी सती में कालिदास की स्थिति का यह मत अमान्य ही हो गया है। तो निष्कर्षतः अगर आप कॉपी में नोट कर रहे होंगे तो क्या लिखेंगे कि कालिदास को छठी सती ईस्वी का माना जाता है, परंतु विभिन्न मतों के आधार पर यह मत पुष्ट नहीं है, इसको खारिज किया जा सकता है। समझने के लिए इतना बीच में है, पर आप चूँकि इतिहास के नहीं हैं, आप संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी हैं, इसलिए आप यही जानेंगे कि छठी शताब्दी का जो समय है कालिदास से जुड़ा हुआ नहीं है, अमान्य हो गया है। अब आता है एक और मत, प्रथम सती ईस्वी पूर्व का मत। प्रथम सती ईसा पूर्व के सम्राट विक्रमादित्य के समय में कालिदास की स्थिति मानने वाले विद्वानों में कौन कौन शामिल हैं? ज़्यादातर इसमें पाश्चात्य विद्वान है। सर विलियम जोन्स, डॉक्टर पीटरसन, आचार्य एस राय, श्री गौरीशंकर हीराचंद, आचार्य बलदेव उपाध्याय इत्यादि इनको कहाँ का मानते हैं? प्रथम सती ईस्वी पूर्व का। और कुछ उनके तर्क भी हैं इसमें। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके अपनी विजय के उपलक्ष्य में ईस्वी पूर्व 57 में एक नया संवत शुरू किया था। अपने गण के नाम पर उस संवत का नाम उन्होंने मालव गण स्थिति रखा, और यही संवत कहीं 100 वर्षों बाद विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए, आपको पता है कि विक्रम संवत है जो 57 ईस्वी पूर्व का है। तो इसमें क्या है, इसका नाम विक्रम संवत तो बाद में रखा गया, पहले उसका क्या नाम था? मालव गण स्थिति। तो ये नाम, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि विक्रम संवत का एक नाम मालव गण स्थिति भी है। और दूसरा रीजन क्या है इस मत के समर्थन में, प्रथम सती ईस्वी पूर्व के मानने में, कि राजा हाल हैं, उन्होंने गाथा सप्तशती और कथा सरिसागर में उज्जैनी के प्रतापी नरेश विक्रमादित्य का उल्लेख किया है, जो परम दानी था। अब राजा जो है हाल, उन्होंने गाथा सप्तशती लिखी, उसका समय क्या है? उसका समय है रचना का समय प्रथम सती ईस्वी, यानी गाथा सप्तशती जो रचना है उसका समय है प्रथम ईस्वी सती। तो ये बताया उन्होंने कि उस समय कोई विक्रमादित्य नाम के राजा थे, वो बहुत ही दानी थे। इसने नास्तिक संप्रदायों का उन्मूलन करके वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया था। यह राजा परम शैव था और उसने उज्जैनी में प्रसिद्ध महाकाल मंदिर का भी निर्माण कराया था। तो जो अभी उज्जैनी में हम मंदिर देखते हैं उसका निर्माण किसने कराया था? तो हाल राजा ने कराया था। शैव था, ये परम शैव था, और उज्जैनी में प्रसिद्ध महाकाल मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया था। भारतीय जनश्रुतियों के अनुसार कालिदास इसी विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। अब देखो, विक्रमादित्य के नवरत्न आपको पता है, इतिहास में पढ़ते होंगे, तो उन नवरत्नों में से एक थे कालिदास, ऐसा कहा जाता है, जनश्रुति है ये प्रमाणित तथ्य नहीं है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि आखिर ये नवरत्न थे कौन कौन। तो इस श्लोक को देखिए, धन्वंतरी शपणक अमर सिंह शंकु वेताल भट्ट घटकरपर कालिदास आदि ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वै वररुचिर नव विक्रमस्य। तो जहाँ जहाँ ये लाल लाइन से अंडरलाइन हो रहा है वो एक नाम है, विक्रम के 9 रत्न हैं ये, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि, इस प्रकार से। पर इसमें भी देखो एक समस्या है कि ये जो हैं ये सारे अलग अलग समय के विद्वान हैं, एक ही समय में होने वाले नहीं हैं ये। तो जब ये एक ही समय में नहीं हुए थे तो एक साथ इनको एक दरबार में कैसे माना जा सकता है? तो उपयुक्त एवं कतिपय अन्य तर्क भी परीक्षण करने पर बहुत ही दृढ़ मूलक सिद्ध नहीं होते हैं। जैसा कहा जा चुका है कि विक्रमादित्य ने जो संवत प्रचलित किया था उसका नाम मालव गण स्थिति था, किंतु छठी सती में इसका नाम विक्रम संवत हो गया। इतने बड़े परिवर्तन के मूल में भी कोई बहुत बड़ी घटना ही होनी चाहिए। संभवतः चौथी 5वीं सदी के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शौर्य, उदारता, कलाप्रियता आदि से प्रभावित जनमानस ने उस प्राचीन संवत के स्थान पर विक्रम संवत प्रारंभ एवं स्वीकार किया। तो इस प्रकार से 5वीं सदी के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के शौर्य, उदारता, कलाप्रियता आदि से प्रभावित जनमानस ने उस प्राचीन संवत के स्थान पर विक्रम संवत प्रारंभ कर लिया और स्वीकार कर लिया, ऐसा कहा जाता है। गाथा सप्तशती का उल्लेख प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, उसका ही समय निर्धारित नहीं है, क्योंकि उसमें कवि प्रवरसेन और कवि वाकपतिराज का उल्लेख है। कवि प्रवरसेन का समय तो चौथी और 5वीं सदी है और वाकपतिराज का समय 8वीं सदी है। तो खुद ग्रंथ का ही समय निर्धारित नहीं है, तो ग्रंथ के आधार पर किसी अन्य का समय हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? इस तरह से जो जनश्रुतियाँ होती है वो तो बहुत भ्रामक ही होती है और जनश्रुतियों के आधार पर हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। धनवर्ती इत्यादि जो श्लोक आया था ऊपर जिसमें 9 नवरत्नों का उल्लेख था, इस श्लोक में जिन नवरत्नों का उल्लेख है वे विक्रमादित्य की सभा के बताए गए हैं।
परंतु वे समकालीन नहीं हैं। वराहमिहिर का समय 6ठी शती ईस्वी का है, तो अमरकोश के रचनाकार अमर सिंह का समय 414 ईस्वी से 642 ईस्वी के मध्य का है। तो इस प्रकार सारे उसमें अलग अलग हैं। इस प्रकार कालिदास को प्रथम शती ईसा पूर्व का भी नहीं माना जा सकता है, ये मत भी अमान्य हो गया है। तो फिर कौन से मत का माने उन्हें? तो अब आपको देखना पड़ेगा गुप्तकालीन मत। गुप्तकालीन मत क्या है? भारतीय इतिहास में गुप्तकाल जो है वो संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इसमें अनेक पाश्चात्य और भारतीय विद्वान इसी युग के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कालिदास की स्थिति मानते हैं। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन सा समय है? 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक का समय है ये। तो किसने माना? पाश्चात्य विद्वानों ने भी माना और भारतीय विद्वानों ने भी माना कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय था उसी में ही कालिदास रहे होंगे। पाश्चात्य विद्वानों में डॉक्टर कीथ, व्यूलर, कीलहार्न, मैक्स मुलर और भारतीय विद्वानों में डॉक्टर राधाकृष्ण भंडारकर, साहित्याचार्य पंडित रामावतार शास्त्री तथा डॉक्टर सूर्यकांत इत्यादि प्रमुख है। इतिहास की दृष्टि से, इतिहास के अगर विद्यार्थी हैं आप तो आप इस मत को और इनको भी अच्छे से कॉपी में नोट करें। तो संक्षेप में इनके उल्लेख करते हैं इन मतों का कि आखिर इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का क्यों माना कालिदास को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने 365 ईस्वी के लगभग काठियावाड़ के आसपास शकों का मूलोच्छेद किया और विक्रमादित्य विरुद्ध धारण किया। विरुद्ध मतलब उपाधि। अब देखिए, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने ही विक्रमादित्य नाम की उपाधि धारण की, यानी कि विक्रम यानी पराक्रमी, आदित्य यानी सूर्य, पराक्रमी सूर्य के समान चंद्रगुप्त ने अपनी उपाधि बना ली। और यह तथ्य तत्कालीन मुद्राओं और शिलालेखों से भी प्रमाणित हो जाता है कि वह शक अराती, देखो इस शब्द को कैसे पढ़ेंगे? शक अराती, शक प्लस अराती यानी शकों के दुश्मन, शकों के नाशक, शत्रु के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इस राजा ने उज्जैनी को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया, जो कालिदास की प्रिय नगरी थी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने उज्जैनी को अपनी प्रांत की राजधानी बनाया, प्रांतीय राजधानी बनाया। तो कालिदास ने उज्जैनी का वर्णन किया ही है। चंद्रगुप्त स्वयं विद्वान और कवियों और पंडितों का आश्रयदाता थे। काव्य मीमांसा में स्पष्ट उल्लेख है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी की विद्वत परिषद के समक्ष अपनी विद्वता की परीक्षा दी थी। अब राजा स्वयं बहुत विद्वान थे और उज्जैनी है, वहाँ पर विद्वत परिषद थी, सभा, एक तरह से विद्वानों की सभा, उसमें उन्होंने अपनी विद्वता की परीक्षा दी थी, यानी कि सिद्ध किया था कि वो भी विद्वान हैं। रघुवंश महाकाव्य में इंदुमती स्वयंवर में मगध राज के लिए जो उपमान या विशेषण प्रयुक्त हुए हैं रघुवंश के 6ठे सर्ग के 22वें श्लोक में, तो इसमें वे चंद्रगुप्त की ओर ही संकेत करते हैं कि इंदुमती स्वयंवर में मगध राज को, तो उस समय मगध राज कौन थे? जो उपमान और विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं वे चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे। गुप धातु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तर्क है एक। गुप धातु का अर्थ होता है रक्षा करना, गुप रक्षणी धातु। कालिदास ने गुप रक्षणी धातु के समानार्थक ही पा, रक्ष, त्रयी आदि धातुओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। धातुओं का अपेक्षाकृत कम प्रयोग करके केवल गुप्त धातु का ही प्रयोग किया है। गोप्ता, गोप्त्री, गुप आदि का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया है। तो ऐसा लगता है कि वो गुप्त काल से संबंधित रहे होंगे। गुप रक्षणी धातु, तो यही इन्होंने यूज़ किया है। पा, रक्ष, त्रयी आदि धातुओं का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये भी लगता है कि वो गुप्त काल से संबंधित रहे होंगे और उस शब्द को प्रचलित करने की वजह से, या प्रचलित होगा उस समय, तो उन्होंने गुप्त रक्षणी धातु का प्रयोग किया और गुप्त काल से संबंधित होते हैं। कुमार संभव महाकाव्य की रचना चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त के जन्म से की गई प्रतीत होती है। अब देखिए, कुमार संभव नाम की ग्रंथ उन्होंने लिखा, तो उसमें कुमार संभव में जो कुमार शब्द है, ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्र था उसका भी नाम कुमार गुप्त था, तो उसके नाम से इसका नाम ऐसा रख दिया है। जैसे कुमार कार्तिकेय है उसका भाव वहाँ पर, परंतु आखिर वो कार्तिकेय भी तो लिख सकते थे कि कार्तिकेय उत्पत्ति या कार्तिकेय का जन्म या कार्तिकेय संभवम, ऐसा भी तो नाम रख सकते थे, परंतु उन्होंने नाम रखा कुमार संभवम। तो जिस समय चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त का जन्म हुआ था, उसी समय उन्होंने उसको ग्रंथ को लिखा होगा कुमार संभवम को, इसलिए उन्होंने ऐसा नाम रख दिया उसका। भाषा, शब्द प्रयोग, अलंकार, ऐतिहासिक उल्लेख, भूगोल सामग्री आदि के विश्लेषण से भी कालिदास की स्थिति गुप्त काल में ही जान पड़ती है। इसलिए निष्कर्ष अब क्या निकलेगा? अब सारा निष्कर्ष ये है कि कालिदास जो है, महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही हुए थे, ये हम निष्कर्षतः कह सकते हैं। कालिदास का जीवन परिचय इतनी विभिन्न और भ्रामक जनश्रुतियों से घिरा हुआ है कि साक्षात रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी कालिदास के ग्रंथों के अंतरंग परीक्षणों से, यानी प्रमाणों से, एक रूपरेखा अवश्य ही निश्चित की जा सकती है। अब कालिदास के संबंध में
कुछ कुछ अंतरंग जो साक्ष्य मिलते हैं वो देखते हैं हम कि क्या उन्होंने ग्रंथ में क्या उल्लेख किया है। कालिदास के काव्यों में यानी ग्रंथों में यज्ञों, मंदिरों, तपस्या, ऋषियों, आश्रमों आदि का अत्यधिक चित्रण हुआ है। अतः कालिदास जाति से ब्राह्मण जान पड़ते हैं। अन्य सभी देवों के प्रति आदर प्रदर्शित करने पर भी कालिदास ऐसा लगता है कि शिव के भक्त थे, परम शैव थे, क्योंकि रघुवंश का मंगलाचरण, शाकुंतलम की नांदी, कुमार संभवम की कथा वस्तु पूरी ही शिव पार्वती पर ही आधारित है। मेघदूत में कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का चित्रण आदि कालिदास को शिव भक्त प्रकट करते हैं कि वह शिव भक्त रहे थे, यानी कि शिव की उपासना उन्होंने की थी। राज परिवार और राजसभा से संबंध होने के कारण वे पर्याप्त समृद्ध रहे होंगे, क्योंकि दरिद्रता का कष्ट और अभाव के उत्पीड़न के दृश्य उनके काव्यों में कहीं नहीं मिलते। तो अब देखिए, कवि ने कहीं पर भी गरीबी के कष्टों का उल्लेख नहीं किया, तो ऐसा लगता है कि वो जरूर राजसभा में ही रहे होंगे, किसी न किसी राजा के दरबार में रहे होंगे और उनके पास बहुत धन संपदा, पर्याप्त सुख समृद्धि सब होगी। मेघदूत में तत्कालीन भारत का जितना सुंदर और क्रमिक भौगोलिक वर्णन हुआ है, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास ने भारत की व्यापक यात्रा की थी। अब देखिए, जरूरी नहीं कि वो एक जगह स्थिर होकर रहे, वो हो सकता है कश्मीर भी गए हों, बंगाल भी गए हों, उज्जैनी भी गए हों और विदर्भ वगैरह वहाँ पर भी गए हों। तो व्यापक यात्रा की थी, तभी इतना जो व्यापक उनका है विस्तार चीज़ों में, तो भारत की उन्होंने यात्रा की थी, स्पष्ट वर्णन मिलता है हमें। कालिदास ने वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, आर्ष ग्रंथ, व्याकरण, ज्योतिष, राजनीति शास्त्र, काव्य शास्त्र, नाट्यशास्त्र, संगीत, चित्रकला आदि का भी गहन अध्ययन किया था, क्योंकि जब हम उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं तो इन सब का ज्ञान उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है हमें। उनके काव्यों और नाटकों के अनुशीलन से उनका यह शास्त्र ज्ञान तथा वैदुष्य भली भांति प्रकट हो जाता है। कालिदास के समय, स्थान आदि की भांति उनकी रची हुई वास्तविक रचनाओं का निर्धारण करना भी बहुत ही कठिन है कि आखिर उन्होंने कितनी रचनाएं की, परंतु फिर भी जो 7 रचनाएं हैं वो कालिदास से स्पष्ट जुड़ी हुई हैं। तो 10वीं सदी के जो कवि राजशेखर हैं ने 3 कालिदासों का उल्लेख किया है कि एक कालिदास नहीं थे बल्कि 3 कालिदास थे। किसने क्या उल्लेख? 10वीं सदी के कवि राजशेखर ने। और क्या श्लोक लिखा उन्होंने? एको न जीवते हंत कालिदासो अपि केनचित श्रृंगारे ललित उद्गारे कालिदास त्रयी किमु। यानी कि 3 प्रकार के कालिदास हुए थे और कोई भी जीवित नहीं है, इस तरह से उन्होंने बताया। संप्रति लगभग 40 रचनाएं कालिदास के नाम से मिलती है, किंतु इनमें से 7 रचनाएं असंदिग्ध रूप से कालिदास से ही जुड़ी हुई हैं। तो देखो, अब ये जो है समाप्ति की हो रहा है हमारा वीडियो, परंतु इसको देखिए कि 7 रचनाएं कौन कौन सी है। 3 भिन्न भिन्न विधाओं से संबंधित है। विधाएं मतलब प्रकार। तो महाकाव्य एक अलग ही होता है, जिसको हम सर्गों में लिखते हैं। सर्ग बंधो महाकाव्य मुच्यते तथ्य साक्षणम। तो कुमार संभवम और रघुवंश नामक जो हैं ये जो ग्रंथ हैं वो महाकाव्य की विधा में आते हैं। नाटक लिखे उन्होंने मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और खंड काव्य कौन से लिखे? ऋतु संहार और मेघदूत खंड काव्य लिखे। इस प्रकार इन सभी 7 ग्रंथों का हम पृथक रूप से अध्ययन करेंगे। एक वीडियो में एक ग्रंथ पढ़ेंगे। तो जितना भी आज पढ़ाया है उसमें वाद विवाद मत विभेद भी है, परंतु फिर भी जानना चाहिए, क्योंकि जब हम जानेंगे तभी कहेंगे कि उनका संबंध किस काल से है, किस जगह से है। तो पढ़ते रहिएगा। और ये जो भी आपको दिखाया गया, कम से कम ये 7 रचनाएं आपको बिल्कुल जवानी याद होना चाहिए कि कालिदास की 7 रचनाएं कौन कौन सी है और उसमें से महाकाव्य कौन से हैं, नाटक कौन से हैं, खंड काव्य कौन से हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और प्रश्न उल्टा भी आता है, जैसे पूछेंगे मेघदूत के लेखक कौन हैं, या तो ऐसे पूछेंगे, या फिर पूछेंगे कि कालिदास का खंड काव्य लिखिए, कोई 2 खंड काव्य बताइए, कालिदास के कोई 3 नाटक बताइए। तो इस तरह से भी एग्जाम में आता है। और बड़े प्रश्नों में तो आएगा, वो तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, इस तरह से आएगा। तो देखिए कि अगर पहली बार आपने इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए। और इस ज्ञान राशि को अन्य तक पहुंचाने का आप माध्यम बनना चाहते हैं तो इसे शेयर और फॉरवर्ड कर दीजिए। किसी भी तरह का कोई सुझाव हो, किसी भी तरह का कोई आप हमारे प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।